Dear students, welcome to our channel Oasis Classes. Today we are going to study the very first poem of your book, Sweetest Love I Don't Go. मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि अगली क्लास हम लोगों की हमारे बुक की जो पहली पोएम होगी वो होगी यानी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो चूंकि पोएम बहुत लंबी है इसलिए बिना समय जाया किए हम लोग सीधे पोएम पर आते हैं। सबसे पहले तो जो पोएट हैं उनके बारे में हम लोग जान लें। जॉन डन के बारे में हम लोग कुछ जाने। जैसा आप देख रहे हो, जॉन डन का जन्म 1572 में और मृत्यु 1631 में हुई थी। अब पोएम का जो आधार है कि आखिरकार कवि ने क्या सोच करके ये कविता लिखी है, ये बात आप उनके जीवन से समझ पाओगे। जब उनके जीवन को समझोगे, उन्होंने कैसी जिंदगी जी, तो आप क्लियरली समझ जाओगे कि इसके पीछे का कारण क्या था, उन्होंने ये कविता क्यों लिखी थी। जैसा आप यहां देख रहे हो, he was born in London in a prosperous Roman Catholic family. उनका जन्म लंदन में प्रॉस्पेरस, और प्रॉस्पेरस की हिंदी होती है संपन्न, समृद्ध। उनका जन्म लंदन में एक समृद्ध रोमन कैथोलिक फैमिली में हुई थी। You have a question, and the question is that सर वी डू नॉट अंडरस्टैंड कैथोलिक। आपके मन में एक प्रश्न है कि ये कैथोलिक क्या है सर। तो विश्व में जितने भी धर्म हुए हैं, सारे धर्मों में सुधार की प्रक्रिया चलती रहती है। तो क्रिश्चियनिटी में भी बाद के वर्षों में चर्च की मनमानी के अगेंस्ट, पोप और पादरी के अगेंस्ट लोग खड़े हुए और कई सुधारवादी आंदोलन चला, और उन आंदोलनों के कारण से एक नया वर्ग पैदा हुआ जिसको हम लोग प्रोटेस्टेंट कहते हैं। प्रोटेस्टेंट नाम से ही लगता है कि वर्ड डिराइव किया है प्रोटेस्ट से, यानी जो बातों का क्या करे, विरोध करे। तो कवि और कैथोलिक यानी दो भागों में बट गया। जैसे जैनों में आप जानते हो दिगंबर और श्वेतांबर, हिंदुओं में भी कई शाखाएं होती हैं, बौद्धों में भी हीनयान और महायान, मुसलमानों में भी अलग अलग शिया सुन्नी और अलग अलग शाखाएं हैं। उसी तरह ईसाइयों में भी दो विभाजन हुआ, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो जो कैथोलिक मान्यता के लोग थे वो बड़े कट्टर होते थे, जो पुरानी अवधारणाएं थी क्रिश्चियनिटी की उसको मानते थे। तो स्वाभाविक रूप से एक विरोध था प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में, और इंग्लैंड में बोलबाला किसका था, प्रोटेस्टेंट का। तो इनके खिलाफ वहां का पूरा समाज था। परिणाम क्या हुआ कि जब वो अपनी पढ़ाई शुरू किया उन्होंने, उस समय तो कई अवरोधों का उन्हें सामना करना पड़ा। बाद के वर्षों में भी जब हायर एजुकेशन के लिए वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए तो उनको यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी, और छोड़ने का कारण यही था कि यूनिवर्सिटी में बोलबाला प्रोटेस्टेंट वर्ग के लोगों का था और उन्होंने एक कैथोलिक व्यक्ति को अलाउ नहीं किया, और ही कुड नॉट सर्वाइव ओवर देयर एंड ही हैड टू लीव द यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। वो बिना किसी डिग्री का ही यूनिवर्सिटी उनको छोड़ना पड़ गया। आते हैं अब आगे की क्या चीज थी। ही मैरिड हिज पैट्रन्स नीश। जब वो आगे बढ़े और उन्हें कुछ लिबर्टी मिली
तो उनका जो संरक्षक था, जिनके अधीन वो काम कर रहे थे, उन्होंने चुपके चुपके उनकी भतीजी से ही शादी कर ली, और वो संरक्षक प्रोटेस्टेंट था। भतीजी का नाम था एना मोरे। बाद के वर्षों में उनसे उनके 12 बच्चे हुए, यद्यपि बाद में उनकी मौत हो गई एना मोरे की। लेकिन इस गुपचुप वाली शादी की वजह से उनको जेल तक जाना पड़ा, यद्यपि जेल का जो अवधि थी, जेल की जो अवधि थी वो बहुत छोटी सी थी, बहुत कम समय में ही वापस वो लौटा। जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मस्ट बी गोइंग ऑन इन योर माइंड, सर वी डू नॉट अंडरस्टैंड मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मतलब जिन चीजों को आप आंख से देख पा रहे हो, उन चीजों से परे जो चीजें हैं, यानी भावनाओं से जुड़ी, दिल से जुड़ी हुई बातें, अध्यात्मवाद से जुड़ी हुई बातें, जिसको हम खुली आंख से देखते नहीं बल्कि दिल से महसूस करते हैं, उसको हम लोग पराभौतिक मेटाफिजिकल कहते हैं। तो उनकी कविताओं में सॉन्ग्स है, सोनेट्स है, सोनेट्स 40 लाइन्स की कविताएं होती हैं, लास्ट में फुल स्टॉप रहता है। सटार्स है, जिसको हम लोग हिंदी में व्यंग्य कहते हैं, यानी एक बहुत अच्छी बात को मजाक के लहजे में बोलना ताकि सामने वाले के दिल पर गहरी चोट करे। ये सारी चीजें हैं उनकी कविताओं की खूबियां। तो जॉन डन ने इस कविता को लिखा तो निश्चित रूप से उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें जो थी, एना मोरे से उनका संबंध, उनसे विस्थापन, कुछ समय के लिए उनका जेल जाना, शायद उनसे जुड़ी हुई बातें। जॉन डन बड़े प्रसिद्ध हैं लव पर आधारित कविताओं को लिखने के लिए। शायद बहुत ही कम कवि हुए हैं विश्व इतिहास में जिन्होंने इतनी खूबसूरत कविताएं लिखी हैं लव पर, जितनी खूबसूरत जॉन डन ने लिखी हैं। दिल की बातें हैं, दिल से समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करें। बिना समय गंवाए हम लोग सीधा कविता पर आते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी, ताकि अपडेटेड रहोगे। जो जो वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आपको तुरंत सूचना मिलेगी। इसके अलावा हर पोएम का 2 क्लास होगा। एक क्लास में हम लोग पोएम समझेंगे और नेक्स्ट क्लास में उससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे, समरी होगी, और हमेशा पार्ट 2 को भी जरूर व्यू कीजिए आप। और अपनी कॉम्प्लेन हो, अपनी एडमायरेशन हो, बोथ विल बी वेलकम। योर कॉम्प्लेन, योर एडमायरेशन, कमेंट करें, बताएं मुझे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इन केस उसमें कुछ सुधार की जरूरत होगी तो मैं उसे सुधार करूंगा। यद्यपि मैं बार बार कहता हूं कि ज्यादा सुविधाजनक होती है क्लास में एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे के क्वेश्चंस को समझना, उनकी भावनाओं को समझना। लेकिन हमारे पास एकमात्र यही जरिया है जो हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और इसका बहुत बहुत फायदा उठाएंगे। तो चलते हैं हम लोग आज के पोएम को समझते हैं। कवि कहते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। आप यहां पर 2 चीजें आप देखोगे, जितने हार्ड वर्ड्स हैं इससे जुड़े हुए मैंने वहां लिख दिया है, सारे हार्ड वर्ड्स को लिख दिया, आप देखते रहोगे इसको। उसके अलावा मैंने कई वर्ड्स को क्या किया, अंडरलाइन किया है। तो वो अंडरलाइन किए हुए वर्ड का क्या है, क्या खूबी है जो मैंने उसे अंडरलाइन किया, वो मैं समझाता जाऊंगा। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, मेरी प्रियतम मैं नहीं जाता हूं। अब यहां पर देखो, गो की स्पेलिंग क्या है, GOE। इट इज कंप्लीटली अनयूजुअल टू यू। आप गो का मतलब जाना जानते हो, लेकिन आपको यह लगता है कि GOE कोई शायद अलग वर्ड है। अलग वर्ड नहीं है, वो गो ही है। ड्यूरिंग द 16th and 17th century, it was the part and parcel of English literature to put extra E in the words. 16वीं 17वीं शताब्दी के दरमियान ये एक गुण था
कवियों में कि वो अपने शब्दों में एक्स्ट्रा ई डालते थे। और जॉन डन जैसा आप देखते हो कि वो 16वीं शताब्दी में उनकी पैदाइश हुई, तो इसलिए जो आप एक्स्ट्रा ई देखोगे उससे आप समझ जाइएगा वो वही है जो कि मूल वर्ड है। मॉडर्न इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश होता है, तो मॉडर्न इंग्लिश में जियो और ओल्ड इंग्लिश में जियो ई। तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी। दी मतलब तू या तुम्हारा होता है। मेरी प्रियतम मैं नहीं जाता हूं, मैं तुमसे थका हुआ नहीं हूं। वियरीनेस मतलब मैंने लिखा थकावट। तुम्हारे एहसास, तुम्हारे बारे में सोचना कतई मुझे दुख नहीं दे सकता, थका नहीं सकता। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फ्यूचर लव फॉर मी। मैं इसलिए भी नहीं जा रहा हूं कि दुनिया शायद तुमसे बेहतर प्रेम मुझे दे सकती है, दिखा सकती है। मेरी प्रियतम, मेरे लिए तुमसे ज्यादा प्यारा कोई नहीं हो सकता। But since that I must die at last, that's best to use myself in jest, thus my fan's days to be die. Everybody knows this. This is the bitter truth and universal truth of our life that one day everybody has to die. कभी कहते हैं एक दिन तो मुझे मरना ही है, लेकिन मैं इस अवधि को कष्ट में नहीं बिता सकता, बुरा बुरा सोच के नहीं बिता सकता। जस्ट मैंने जैसा वहां देखे वहां मनोरंजन, मैं उसको मजे मजे जीना चाहता हूं, अपनी मौत को भी जीना चाहता हूं, एंजॉय करना चाहता हूं। Yesterday night the sun went hence and yet is here today. कल की रात। अब आप यहां देखो यस्टर नाइट, पुराने जमाने में यस्टर नाइट ही लिखा जाता है, यानी पिछली रात। अब के समय में हम लोग इसको क्या कहते हैं? यस्टरडे नाइट, पिछली रात। पिछली रात ही तुमने देखा सूरज चला गया और आज यह फिर यहां है। पिछली रात सूरज चला गया, आज फिर यहां है। कभी कहते हैं कि सूरज की ना तो कोई मर्म होती है, ना कोई मोह होता है, वो अपने पथ पर चलता रहता है बिना किसी इमोशन का, बिना कोई भावना का। Yesterday night the sun went hence and yet is here today. कल की ही रात सूरज डूबा था और आज फिर उगाया है, फिर आ गया है। He has no desire nor sense. ये has है, HS। उसकी ना तो कोई इच्छा है और ना ही उसके मन में कोई भाव है। मेरी तो इच्छा है कि अगर मैं दुनिया से चला भी जाऊं तो मुझे तुमसे मिलना है। मेरे अंदर एक भाव है, एक अकुलाहट है कि मुझे तुमसे मिलना है। सूरज की ऐसी कोई इच्छा, कोई भाव नहीं है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे देन फियर नॉट मी। और ना ही उसके लौटने की कोई अल्प अवधि है, कोई आधा अधूरा तरीका जिसे वो तुरंत लौट आए। उसको अपना पूरा चक्र पूरा करना ही होगा। लेकिन देन फियर नॉट मी, मेरा भय नहीं करना, डरना नहीं, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्वर्ड्स देन ही। कितनी खूबसूरत पंक्ति है। कवि कहते हैं कि मैं सूरज की तरह नहीं हूं। सूरज को अपने प्रेमिका से नहीं मिलना है, मुझे तुमसे मिलना है। सूरज अपने कर्तव्य पथ पर चलायमान रहता है, वो आज आएगा फिर संध्या में डूबेगा। उसके आने जाने का चक्र लंबा है, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं सूरज के से भी तीव्र गति से वापस लौटूंगा, तुमसे मिलूंगा। Oh, how feeble is man's power that if good fortune fall. I have made you right, feeble means कमजोर। कि मनुष्यों की ताकत कितनी कमजोर है, कितनी कमजोर है। Oh, how feeble is man's power that if good fortune fall. मनुष्यों की ताकत कितनी कमजोर है कि अगर उसकी किस्मत, अच्छी किस्मत
खत्म हो जाती है, बुरा वक्त शुरू हो जाता है, कैनॉट ऐड अनदर आज रिकॉल, उस बुरे वक्त को हटा के पीछे वाले अच्छे वक्त को वो दोहरा नहीं सकता। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कई कई अलंकारों से अपने आप को सुशोभित करते हैं। मैं धनवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं शक्तिमान हूं। विश्वास करो, जब आपका बुरा वक्त आता है ना तो सारे अलंकार, सारी उपमाएं ध्वस्त हो जाती हैं। वी आर merely a puppet in the hand of God. We have to dance according to His instruction. हम लोग केवल भगवान के हाथ की कठपुतली, उनके निर्देशों पर नृत्य करना होता है हमें। कभी वही कहते हैं कि मनुष्यों की ताकत कितनी कमजोर है, कितनी सूक्ष्म है कि जब उसका बुरा वक्त आता है तो वो बुरे वक्त को टाल नहीं सकता है, अच्छे वक्त को रोक नहीं सकता है। But come that chance and we join it to our strength. जब बुरा वक्त आता है तो हम इसे अपनी ताकत के साथ उसको क्या करते हैं, उसके साथ लग जाते हैं। मनुष्यों में एक अनोखी आदत है और ये आदत बहुत अच्छी भी है। अगर ये आदत आदमी में ना हो तो पीपल विल स्टार्ट कमिटिंग सुसाइड, लोग आत्महत्या करने लगेंगे। लोगों में दुख को बर्दाश्त करने की जबरदस्त क्षमता हो। तो कभी कहते हैं कि हम अपनी पूरी ताकत के साथ अपने बुरे वक्त का सामना करते हैं, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लर्न इटसेल्फ ओवर अस टू एडवांस। एडवांस मतलब आगे चलना। हम इसे अपनी ताकत, अपनी कला कह करके क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं दुख को बर्दाश्त करते हुए। When thou sighst, आपने साई का मतलब लिखा है कराहना, सिसकना। Here the poet is trying to console his beloved. Beloved मतलब प्रेमिका। यहां पर कवि अपने प्रेमिका को सांत्वना देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि तुम रोना नहीं, तुम कराहना नहीं। अगर तुम्हारे दिल में मेरे प्रति वाकई सच्चा प्यार है तो तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी, क्योंकि एक विश्वास रखना, वन डे वी शैल बी टुगेदर। एक विश्वास रखना कि वह दिन आएगा जब हम लोग एक साथ होंगे। इसलिए जो चीज निश्चित है उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। When thou sighst not wind, जब तुम कराहती हो तो तुम्हारी आ से हवा तक की एक झोंका तक नहीं निकलता, तुम मन से कराहती हो। When thou wilt unkindly kind, my dogs decay, life's blood does decay. जब तुम रोती हो तो मेरा रक्त जम जाता है। एक प्लूटोनिक लव होता है, एक ऐसा प्यार होता है जो फिजिकल नहीं होता है, वो सेंटिमेंटल होता है, वो इमोशनल होता है। Such love doesn't require any kind of togetherness. The wavelength matches. The wavelength of two different people matches. ऐसे प्यार में लोगों का आसपास होना कोई जरूरी नहीं होता, दिलों का आसपास होना जरूरी होता है, करीब होना जरूरी होता है। जैसे मैंने क्लास में कई बार आपको समझाया कि ऐसा ही प्यार हमारी माँ का हमारे प्रति होता है। वो मेरे से काफी दूर है लेकिन मेरे दुखों को वो समझ जाती है। जब मैं कहीं बाहर बीमार पड़ता हूं तो उसे मालूम हो जाता है कि मेरा बच्चा बीमार है। ऐसे ही प्यार को हम लोग इंग्लिश में प्लूटोनिक लव कहते हैं। तो कभी कहते हैं हो सकता है हम दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो, दूरियां हो, तुम कहीं और मैं कहीं और, लेकिन दिल से हम लोग एक जगह हैं। That thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou best, thou art the best of me. अगर तुम जैसा कहती हो उतना ही मुझसे प्यार करती हो तो इतना विश्वास रखना कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। और कोई भी बुरा विचार मन में रख करके
अपनी खुशियों को बर्बाद नहीं करना, वेस्ट नहीं करना। लेट नॉट दाई डिवाइन हार्ट फॉर थिंक मी एन इल। तुम्हारा जो पवित्र हृदय है उसको मेरे प्रति में जरा सा भी बुरा सोचने की अनुमति ना देना। यानी अपने दिल में मेरे प्रति कोई भी बुरा विचार नहीं रखना कि मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा, दुनिया मुझे तुमसे अलग कर देगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। फॉर थिंक मी एन इल डेस्टिनी में टेक एट दाई पार्ट। दाई दाओ मतलब होता है तू या तुम्हारा। देखो, हमारे हिंदी में एक कहावत है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। इसलिए कभी भी मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। कभी भी यही बात कह रहे कि तुम बार बार ये बुरा विचार कि हम लोगों का अलगाव हो जाएगा, हम लोग आजीवन के लिए अलग हो जाएंगे, ये नहीं रखना। क्योंकि कभी कहते हैं क्या, लेट नॉट दाई डिवाइन हार्ट फॉर थिंक मी एन इल डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मेक दाई फियर्स फुलफिल। कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो बुरा बुरा बार बार सोचोगे तो भाग्य भी तुम्हारा साथ दे देता और तुम्हारे अंदर का भय सच्चा साबित हो जाता है। इसलिए विश्वास करो, मन में कोई बुरे विचार ना रखो। एक विश्वास के साथ one day we shall be together, one day we shall see each other, and world cannot let us separate. हमें दुनिया एक दूसरे से क्या नहीं कर सकती है, अलग नहीं कर सकती है। But think that we are but turned aside to sleep. इतना ही सोचो, हम लोग अलग हैं ही नहीं, हम लोग एक ही जगह हैं। हम में कोई अलगाव नहीं है। बस ये सोचना कि एक ही बिस्तर पर मैं और तुम करवट लेके अलग अलग साइड में सोए हुए हैं। अगर ये सोच मन में रखोगे तो निश्चित रूप से कोई मन में दुर्भावना नहीं आएगी, डर नहीं आएगा, अलगाव का बोध नहीं होगा। They who one another keep alive never parted be. हम सारे लोग तो जिंदा रहेंगे तो एक साथ ही रहेंगे, ये निश्चित है। मौत ही हमें अलग कर सकती है। हमें अलग करने के लिए मौत की देवी को आना पड़ेगा, अन्यथा कोई भी चीज दुनिया में हमें एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकती है। यानी पूरी कविता में कवि ने अपनी प्रियतमा को, अपनी प्रेयसी को, अपनी प्रेमिका को ये समझाने की कोशिश की है कि हम दोनों का अलगाव परमानेंट नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग एक जगह होंगे, लेकिन उस अलगाव को भी तुम एंजॉय करो। कभी कभी भगवान हमारा लिटमस टेस्ट लेते हैं और ये देखते हैं कि हम उसमें सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। यह एक वक्त है जिसमें हमें बड़ा धैर्य से, बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ना है, इस आशा के साथ कि हम लोग एक साथ एक बार जरूर होंगे जीवन में। जीवन में और कोई चीज हमें एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकती है। अगर कोई चीज अलग कर सकती है तो हम दोनों की मौत। यही थी आपकी पोएम। पोएम को फिर से कई बार आप सुनो, ठीक से समझो। अगले लेक्चर में इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर होंगे और इसकी समरी लिखाई जाएगी। क्योंकि जैसा आप देख रहे हो वक्त बीतता जा रहा है तो हमें टाइम बर्बाद करने का भी मौका नहीं है। इसलिए आप प्रिपेयर करो, जो चीजें आपको दी जा रही है, होमवर्क हो या जो भी चीजें हैं, उसको ठीक से तैयारी करें। और जैसा मैं बार बार कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स को जरूर सेंड कीजिए कि सर हमें वीडियो ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, प्रॉब्लम्स हैं। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप के थ्रू उसको जरूर पूछिए। बस इतना सा ही। अगली क्लास में हम लोग अगले लेक्चर में याद रखेंगे, अगले लेक्चर में क्वेश्चन आंसर और समरी होगी। थैंक्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वेरी गुड।